खबर आपको बता दें जोधपुर से है, जहां पर एमडीएम अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा किया। कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई है, इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। अस्पताल के कोविड वार्ड में हंगामा चल रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से, जहां पर एमडीएम अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है, इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, क्या जानकारी है? ललित, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल अभिषेक, मिल रही है। ललित, क्या जानकारी है? देखिए अभिषेक, मथुरादास मातृ अस्पताल के जो कोविड वार्ड है वहां पे हंगामा चल रहा है और एक महिला की सुबह 5 बजे मौत हुई थी, जिसको लेकर परिजन लगातार आक्रोशित हैं। फिलहाल पिछले 3 घंटे से लगातार समझाइश चल रही है। परिजनों के साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से पूरी मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला जब बिगड़ता गया तो अब पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ से लेकर थाने मौके पर मौजूद है और उन परिजनों से समझाइश कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। टोंक जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात टोंक रोडवेज बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चार पेशेंट आए थे, चारों इंजरी के थे, मल्टीपल इंजरी थे। उसमें से एक एक्सपायर हो गया, 3 को रेफर कर दिया जयपुर। अब बीकानेर के नोखा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर उपखंड मुख्यालय पर टीकाकरण अभियान बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी की वजह से इस अभियान को फिलहाल रोका गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 जगहों पर लगाई जा रही वैक्सीन घटटू, बिल्लियासर, धरनोक, झाड़ेली और मैयासर गांव, यहां पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। बीसीएमओ डॉक्टर श्याम बजाज ने इसकी जानकारी दी है। तो यहां पर फिलहाल वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसे रोक दिया गया है। वजह यह है कि वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से यहां पर फिलहाल वैक्सीनेशन के अभियान को रोका गया है। वहीं जयपुर में भी वैक्सीन का टोटा देखने को मिल रहा है। यहां कई अस्पतालों में आज वैक्सीन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वैक्सीन सेंटर्स पर लोग परेशान हो रहे हैं। जयपुर के कई अस्पतालों में आज वैक्सीन नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में हूं, जहां पर कल बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग रही थी। रोजाना यहां 100 से 125 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आप देखिएगा कि लोग सुबह आए और जब उनको बताया गया कि आज वैक्सीन नहीं लग पाएगी, वैक्सीन आई नहीं है, इसलिए लोग जो है खाली हाथ लौट रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है डॉक्टर शोभा माथुर, जो कि वैक्सीनेशन का जिम्मा संभालती हैं इस अस्पताल में। मैम, कब तक आ जाएगी वैक्सीन? आज शाम तक वैक्सीन आने की संभावना है और वैसे हमारे यहाँ रोज लग रही थी, इवन छुट्टी वाले दिन लग रही थी। अभी संडे को भी लगी है, गुड फ्राइडे को भी लगी है, पर हमने पास में इंतजाम कर दिया है। राज्य सरकार ने पास में इंतजाम कर दिया है, यूपीएचसी गांधीनगर में और चौड़ा रास्ता में भी कर दिया है। तो जिनको लगवानी है, जिनकी ड्यू है, वो वहां जा सकते हैं। ये सूचना हम सबको दे रहे हैं। होगा या नहीं होगा? रात को आती है सेशन की सूचना, हमें रात को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होती है, फिर हम उसको स्टाफ को बता देते हैं, सुबह सब ड्यूटी पे आके लगा देते हैं और रोज लग रही है। तो आज शाम तक पूरी संभावना है। मैंने बात भी कर ली है वैक्सीनेशन जो आरसीएचओ सर हैं, उनसे बात करके ही मैं ये बात का जवाब दे रही हूँ। हम आए यहाँ पर तो पहले नंबर लगाया था, नंबर लगाया टोकन ले लो, क्योंकि बोले वापस आ जाना, खाना आना खा के आप आ जाना। तो हम आ गए, बड़े 10:30 11 बजे से टोकन स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम पहले आके नंबर में आ गए थे। बड़े उत्साहित थे आप? सर, अब वेट करना पड़ेगा। ऑफिस से छुट्टी भी की थी आज, सुबह फोन कर दिया कि ऑफिस नहीं आएंगे आज,
मैं राजमंदिर सिनेमा में नौकरी करता हूँ, वहाँ आज मना कर दिया भाई आज नहीं आएंगे। ये सुबह नंबर लिखने के बाद फ़ोन किया हमने। अच्छा, ये पर्ची है, ये नंबर लगवा लिया था कि कंफर्म है ये, यहाँ से नंबर दिया गया है ये। तो फिर हमने कहा आज तो बढ़िया ये काम हो जाएगा आज, लेकिन आज हो नहीं पाया। फिर नेक्स्ट दिन आप कहाँ से आए हैं? सर मैं ईश्वर सिंह हूँ, यहाँ मिशन कंपाउंड में हमारा ऑफिस है। तो आज वो सेकंड सैटरडे था, मैं कोई कैशियर का काम करता हूँ, तो बैंक की छुट्टी थी, तो मैंने कहा सैटरडे को लगा लेते, प्री प्लानिंग थी ये, इसलिए आज वैक्सीन लगाने के लिए आया हूँ। वैक्सीन अभी तो लग नहीं। वैक्सीन अभी जैसे सुन पा रहा हूँ मैं कि आज शायद वैक्सीन नहीं लग पाएगी। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो कोरोना की लहर अब बेकाबू हो चुकी है, इससे बचना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि 45 साल से अधिक उम्र वाले लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं और हर वक्त मास्क का उपयोग करें। पोखरण नगर पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने न्यूज 18 राजस्थान को बताया कि पिछली बार हुई गलती अब की बार कोई ना करे, ना ही कोरोना को कम समझें, जिसके लिए केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के तहत पालिका प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। जनता में यही संदेश है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और जब पहली बार कोरोना की लहर आई थी तो हम बहुत परेशानी से गुजरे थे। लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति से हमारे को गुजरना पड़ा था। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार युद्ध स्तर पर यही कार्यक्रम चला रही है कि अधिक से अधिक टीकाकरण हो जाए तो रिस्क फैक्टर कम हो जाए। इसलिए सरकार के निर्देशानुसार हम भी शहर में जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और जो लोग बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं हॉस्पिटल तक नहीं आ सकती, हम गली मोहल्लों में कैंप लगा रहे हैं ताकि वहाँ लोग टीकाकरण करा लें। एक साल बाद कोरोना फिर से खतरनाक स्तर पर लौट आया है। पिछले साल बच्चों की पढ़ाई कोरोना की भेंट चढ़ गई। भले ही सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी बंद ना किया हो, लेकिन वही खतरा बरकरार है। एक तरफ स्टूडेंट्स को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, तो कोचिंग संचालकों को अपने कारोबार की चिंता है। देखिए दूसरी लहर और पढ़ाई की टेंशन। खाली क्लास, गिने चुने स्टूडेंट्स और कोरोना की दूसरी लहर का डर, ये हाल है जयपुर के जाने माने एक कोचिंग संस्थान का। जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री में कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। बच्चे कोचिंग आने से कतराने लगे हैं और क्लासरूम खाली पड़े हैं। ऐसी सूरत में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर आना बहुत मुश्किल दिख रहा है और अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो कोचिंग क्लासेस जल्द बंद भी हो सकते हैं। वैशाली डर को पीछे छोड़ कोचिंग क्लास में पहुंची है। कहती है कोरोना से पिछला साल तो खराब हो ही गया, अब डर है कि कहीं ये साल भी बेकार न चला जाए। ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन हमें बेहतर लगता है कि हम हमारे डाउट अच्छे से क्लियर कर पाते हैं यहाँ पे बैठ के। पर ये जो भय बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद होने का, ये माइंड में हमारे प्रेशराइज बहुत ज़्यादा कर रहा है हमें इस टाइम पे, तो ये हमारी पढ़ाई में बहुत परेशानी क्रिएट कर रहा है हमें प्रॉब्लम। वैशाली ही नहीं, वैशाली जैसी और भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास के जरिए ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अब डर है कोरोना की दूसरी लहर में कोचिंग क्लास के बंद होने का। मोर ओवर यही है कि हर इंडिविजुअल की एक जिम्मेदारी बनती है उनकी कि उनको खुद को सेफ चलना है, अपने फैमिली को सेफ रखना है, बस यही कहना चाहूँगा। होगी क्योंकि पहले इतने दिन बंद रही तो इतना नुकसान हुआ है और अगर अब फिर बंद होगी तो नुकसान तो होगा ही। चलते रहना चाहिए कोचिंग? हाँ, कोचिंग तो चलती रहनी चाहिए। आप लोग पूरी सावधानी के साथ आते हैं? बिल्कुल, हम पूरा खुद की पानी की बोतल है, मास्क है, ये सब रखते हैं, मतलब ताकि सेफ रहें। फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें लोन लेके भी पढ़ना पड़ता है, हमारे कमरे का किराया भी होता है, एडवांस में चुकाना होता है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती नहीं है, वोट के टाइम जरूर सोचती है और अभी कुछ नहीं सोचती। फेस टू फेस अलग बात है, समझ में तो आता है पर वो बात नहीं है जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में। लॉकडाउन लग गया तो फिर समस्या होगी कहीं पिछली बार की तरह। वैसे पिछली बार मैंने कोचिंग की थी पर लॉकडाउन लगने से वो सब सिस्टम खत्म हो गया, हॉस्टल के पैसे चले गए और कोचिंग के भी पैसे लग गए। अभी तो चल रही है लेकिन पिछले जो 6-7 महीने थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुए हैं और हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान।
स्टूडेंट्स तो परेशान हैं ही, कोचिंग संचालकों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। स्थिति में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को कोचिंग इंस्टीट्यूट के पक्ष में सोचते हुए, जो कि हम लॉकडाउन में पहले झेल चुके हैं, और विद्यार्थी हित को देखते हुए कोचिंगों को लगातार चलाए रखने के निर्देश जारी करें। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोचिंग चले, मगर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो उनकी कैपेसिटी है मान लो हॉल की, उसके 50% तक लोगों को ही रखें उसमें कोचिंग के एक समय में, और उनको आधे घंटे का मिनिमम गैप रखें जो शिफ्ट हैं उसके बीच में, और उस समय पर जब आधे घंटे के दौरान उसको सैनिटाइज करें। लोगों को जो भी बच्चे आते हैं उनको हर हालत में मास्क लगाने के बाद ही एंट्री दी जाए। और बाहर भी हमने ये कहा कि भाई आप अपने कोचिंग सेंटर के आसपास भी आपकी जिम्मेवारी है विद इन 50-100 मीटर कि वो लोग जो है ना वैक्सीन वो मास्क लगा के ही, आप आ रहे हो तो भी मास्क लगा के आए और जा रहे तो फिर मास्क लगा। जयपुर की कोचिंग इंडस्ट्री में कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्लासेस खाली हैं और बच्चों के दिलो दिमाग पर कोरोना का भय साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर इसी तरह से कोरोना के केसेस की रफ्तार बढ़ती रही तो जल्द कोचिंग संस्थान भी बंद हो सकते हैं और इसका बुरा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बाना में टीकाकरण अभियान के जन जागरण का अनोखा ही नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना वॉरियर्स धर्मेंद्र निर्विकार अब गांव-गांव जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिले के आशा कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य कर रहे धर्मेंद्र अपनी आशा टीम के साथ गांव में जाकर लोगों को पीले चावल देकर उनसे वैक्सीन लगवाने का निमंत्रण दे रहे हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि भारतीय संस्कृति में पीले चावल का आमंत्रण का काफी प्रभाव होता है, इसे ईश्वर का आदेश माना जाता है। कोविड को टीका लगाने सबने ले जाते किराना की दुकान पर बड़ा मास्क आओ, उन्हें वापस भेजो भैया मास्क लग। आगे जिम बजारो आज छोड़ेंगे नहीं साहब सभी भाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। असम में चुनाव हुआ, लेकिन सरगर्मियां मरुधरा में तेज हो गई। एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने सीएम गहलोत के इलेक्शन मैनेजमेंट पर भरोसा जताया है। असम में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और AIUDF उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की गई है। 20 उम्मीदवार जयपुर पहुंच चुके हैं, जिन्हें होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी उम्मीदवार 2 मई तक चुनाव के नतीजे आने तक जयपुर में ही रुकेंगे। इस दौरान सभी प्रत्याशी अगले 1-2 दिन में अजमेर दरगाह जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं, वो वहां जा सकते हैं। आसाम से आए हैं और 19-20 लोग हैं। कब तक रुकेंगे इसकी जानकारी नहीं है। आगे कोई लोग आएंगे नहीं आएंगे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जो लोग आए हैं उनकी देखभाल करें, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई आशंका आपको लग रही है कि वहाँ पे जोड़ तोड़ हो सकता है असम? मैंने कहा ना, इनको लाने में या और लोगों को के बारे में विचार करने में हमारा कोई दखल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि जो लोग आए हैं हम उनकी देखभाल करें। लेकिन वहाँ अगर सरकार कांग्रेस की बनती दिखती है तो भाजपा की तरफ से आशंका लग रही है आपको कि जोड़ तोड़ हो सकते हैं वहाँ पे, इसलिए इनको लाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो हमेशा आशंका है। किसी भी प्रदेश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति यह है कि आज उनको आप खुली छूट दे दो तो सारे पार्टियों का मैं इसको खरीदने को तैयार है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, मुख्य सचेतक को हमने सुना कि और आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता, क्या फैसला होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो आए हैं उनका ख्याल हम रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि जानकारी यह भी मिली है कि अजमेर भी जा सकते हैं सभी। बिल्कुल, देखिए इस तरह की संभावना जताई जा रही है अभिषेक की अजमेर का इनका कार्यक्रम बन सकता है 1-2 दिन में ही। कल जब ये आए थे असम से तो एयरपोर्ट पर ही इनकी कोविड जांच करवाई गई, उसकी रिपोर्ट भी जो है वो आज आने की संभावना है। तो उसके बाद क्योंकि लंबे समय तक इनको रुकना है, 2 मई को रिजल्ट आएंगे, तब तक ये लोग यहीं रुकेंगे। तो कुछ जो डेस्टिनेशंस हैं उन पर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और
अभी कुछ और लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। जैसा कल जो है पहले जो है फ्लाइट से तकरीबन 20-22 लोग पहुंचे थे और देर रात को 3 और प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब तकरीबन 25 लोग जो है असम से यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें होटल फेयरमाउंट में रखा गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 4 प्रत्याशी जो हैं इनमें कांग्रेस के भी शामिल हैं। बाकी जो प्रत्याशी हैं वो AIUDF के हैं। इसके साथ ही कुछ एक दो दूसरी पार्टियां हैं, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और दूसरी पार्टियां, उनके प्रत्याशी भी कुछ शामिल बताए जा रहे हैं। तो आज मुख्य सचेतक महेश जोशी और विधायक रफीक खान जो पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं इनको यहाँ पर देख रेख का और स्वागत सत्कार का, तो वो भी आज दोपहर में जाएंगे, इन लोगों से मुलाकात करेंगे। और एक संभावना अभी तक ये भी जताई जा रही है कि आज ही देर शाम तक या फिर कल जो है तकरीबन 30 प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के यहाँ पर लाए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है प्रत्याशियों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए बिल्कुल दिनेश, तो अभी लंबा वक्त है क्योंकि 2 मई को परिणाम आएंगे और परिणाम आएंगे उसके बाद क्या स्थिति बनेगी ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल राजस्थान पहुंचे हैं और मरुधरा की मेहमान नवाजी जो है वो उन्हें देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद जिले की थानेटा ग्राम पंचायत में शुक्रवार को वो हुआ जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। इसका जोश ऐसा है कि नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहां वोटिंग पर जोश आई है, लेकिन मतदान किसी जनप्रतिनिधि को लेकर नहीं, बल्कि उसे लेकर हुआ जो समाज के लिए अभिशाप है। वो जिसे जहर तक कहा जाता है, वो जिसके सुरूर में इंसान सब कुछ भूल जाता है। जी हां, शुक्रवार को राजसमंद के थानेटा ग्राम पंचायत में शराबबंदी को लेकर मतदान हुआ और अब ये मेहनत शराबबंदी के रूप में रंग भी लाई। अब समझिए कब कराया जाता है शराबबंदी के लिए मतदान। पंचायत के 51% वोटर शराबबंदी के लिए मतदान करते हैं, तो फिर प्रशासन शराबबंदी के लिए मतदान करवाता है। थानेटा और बरार के ग्रामीणों ने लागू की हैं शर्तें। गांव में शराब के लिए दुकानें देने पर मनाही है। जमीन देने वालों पर लगेगा लाखों का जुर्माना। ग्राम पंचायत काचबली और मंडावर में शराबबंदी लागू, तो शराब पर वोटिंग हुई। ग्रामीणों ने शराब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और शराब की बोतल पर ढक्कन जड़ दिया। कुल 71.11% मतदान हुआ, जिसमें 95.82% लोगों ने शराबबंदी के लिए हाँ पर मोहर लगाई। जैसे ही जीत की घोषणा हुई, गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भारत माता की महिलाओं ने नाच गाकर और गीत गाकर एक दूसरे को बधाई दी। झूमकर नाच रही इन महिलाओं को विश्वास है कि अब अपने इलाके में शराब पर ब्रेक जरूर लगेगा। नतीजों के बाद विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों की ग्रामीणों ने सराहना की और परिणाम आते ही उन्हें कंधे पर उठाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। राजसमंद में शराबबंदी को लेकर लोग लामबंद हो रहे हैं। थानेटा में शराबबंदी के बाद कोकरखेड़ा और डूंगाजी गांव की सरपंच ने भी शराबबंदी की प्रेरणा ली है, तो कई युवाओं ने शराब छोड़ने की शपथ ली है।
खास बात यह है कि शराबबंदी के लिए मतदान का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आसपास के पंचायत में भी इस तरह के मतदान कराए जाएंगे। अब ग्रामीणों को 15 अप्रैल का इंतजार है, जब बरार पंचायत में शराबबंदी पर जीत जरूर हासिल होगी। न्यूज 18 के लिए राजसंबंध से अलकेश सनाटिया की रिपोर्ट। मरुधरा में गर्मी शुरू होते ही चूरू और श्रीगंगानगर के कई इलाके में जल संकट गहराने लगा है, जिससे बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। भीषण गर्मी बूंद बूंद को तरसे, पानी के लिए आवाम का आक्रोश। शहर शहर पीएचईडी ऑफिस का घेराव। पारा अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं कि मरुधरा में शहर शहर पानी की किल्लत शुरू हो गई। कहीं पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो कहीं गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। हाल ये है कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। सबसे पहले बात चूरू की, जहां के ग्रामीण इलाके में पानी की किल्लत को लेकर गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण पीएचईडी ऑफिस पहुंचे और अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पेयजल समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी आंदोलन करेगी। जिले के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी है। आज कोटवा ताल जैसी पंचायत, वहाँ के लोगों को जो 1 साल से पानी पीने के पानी से महरूम थे, आज अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, घेराव करने के लिए ये लोग आए हैं, जिनके साथ मैं आया हूँ। और अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार किया है कि पानी का प्रबंधन ठीक नहीं है। अब उन्होंने आश्वस्त किया वो खुद जा रहा है मौका मुआयना करने के लिए। इस प्रकार की परेशानियां पूरे जिले के अंदर है और मैं समझता हूं इस सरकार की नादिरशाही और सरकार की असंवेदनशीलता है। इसके विरुद्ध अब हम अपना जंग को प्रारंभ करेंगे। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गंदे और बदबूदार पानी सप्लाई करने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। पार्षद मदन ओझा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 29, 30 और 31 के बाशिंदों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साफ पानी की सप्लाई की मांग करते हुए सहायक अभियंता को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस तरह शहर से लेकर गांव तक में जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे प्यास से बेहाल लोगों का आक्रोश फूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज 18 पर उठाइए अपनी आवाज। प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम, प्यास भर पानी जरूरी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस